हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों और बच्चों, प्यारे बच्चों। मेरा नाम सत्यनारायण। अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पे आप लोग का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवियों का अंत। ये वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है, इसलिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी और समझने में आसानी हो। ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवियों का अंत, ये चैप्टर है और इसे हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। दो ध्रुवियों का अंत। अगेन मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तिवारी एजुकेशन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम छोड़ा गया जापान के अंदर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद पूरे विश्व के अंदर इस तरह की भयावह युद्ध न हो, उसके लिए क्या किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया, जिस संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और स्थापना करने के बाद दो ध्रुवियों का शुरुआत हुआ। और दो ध्रुविया कौन थे? वो थे कौन? सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसके साथ साथ शीत युद्ध का भी यहाँ पर वर्णन मिलेगा। शीत युद्ध वह युद्ध जिसमें किसी भी तरह के लाठी डंडे का युद्ध न किया जाए, केवल बातों से युद्ध किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी बात करते करते ऐसा लगता है कि युद्ध की स्थिति बन जाती है। उसी तरह का यहाँ पे भी बातों का युद्ध था, लाठी डंडे का युद्ध नहीं था। इसी को हम कोल्ड वॉर और शीत युद्ध भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ है क्या। सबसे पहले सोवियत संघ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई। 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति की गई, एक आंदोलन की गई 1917 ईस्वी में, जब पूरा विश्व और रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तो रूस के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल के समय, उस समय वहाँ पर राजशाही शासन चलता था और रूस के राजा को जार कहा जाता है। रूस के राजा को जार कहा जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है। ये 10th में भी पूछता है और 12th में भी एक नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो रूस के राजा को जार कहा जाता। अब रूस की लड़ते लड़ते आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होने लगी और खराब होने के कारण वहाँ आंदोलनकारियों ने, यानी लेनिन के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और आंदोलन की एक ही मांग था कि हम प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाएं। रूस 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ और प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के बाद रूस की जो नेतृत्व जो आई, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र का शासन आया। लोकतंत्र का शासन किसके हाथ में आया? हालांकि लेनिन से पहले किसी और पार्टी के हाथों में शासन काल आया था, लेकिन लेनिन के द्वारा उस सत्ता को पुनः संभाला गया और लेनिन ने रूस की बागडोर संभाली और रूस को एक नई आर्थिक क्रांति के रूप में एक नया विश्व को स्थापित किया। इसलिए रूस का जनक लेनिन को भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि समाजवादी यानी कि अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज का निर्माण के लिए एक केंद्रित योजना बनाया गया है। यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो जो कंट्री थे, जो जो देश थे, शामिल थे, उनको समाज निर्माण, समतावादी, सभी को समान एक समाज का निर्माण के लिए एक केंद्रित योजना बनाया गया। इसके साथ साथ राज्य के नियंत्रण पर आधारित राज्य के लिए साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। ये थे सोवियत संघ की प्रणाली थी। अब हम जानते हैं सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता क्या थी, यानी कि ये क्यों फेमस था सोवियत संघ प्रणाली और क्यों इसकी विशेषता क्या थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी कि इसको खास बनाती थी।
तो सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, पैसे कमाई का जो जरिया था वो नियोजित था। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर साम्यवादी पार्टी जो थी उसका दबदबा था, साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। तीसरा चीज़, यहाँ पर बेरोजगारी का भाव था, यानी कि यहाँ पर बेरोजगारी शून्य था, बेरोजगारी था नहीं। इसके साथ साथ उन्नत संचार प्रणाली, यानी कि संचार प्रणाली जो थी वो बहुत ही उच्च किस्म की थी। इसके साथ साथ मिल्कियत का प्रमुख और मिल्कियत के प्रमुख रूप से राज्य के स्वामित्व, यानी कि मिल्कियत जो चीज़ें थी, खेत और ये सब चीज़ें, उसका जो जिम्मेदारी दी गई थी वो राज्य के स्वामित्व में पर आता था। न्यूनतम जीवन स्तर पर, यानी कि छोटे से छोटे जीवन स्तर पर जीवन जीने की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध थी। अब हम जानते हैं पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली पर ढाला गया था, यानी कि पूर्वी जो यूरोपीय कंट्री थे उनको साम्यवादी विचारधारा पर और साम्यवादी प्रणाली पर उन पर ढाला गया था। इसलिए इन समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया का भी संज्ञा दिया गया है, यानी कि उनका नाम जो दिया गया है दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते थे। अब सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, यानी कि 15 देश शामिल थे सोवियत संघ के अंदर, इसलिए इसको सोवियत गणराज्य भी कहा जाता था। अब हम जानते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन का कारण क्या था? तो सोवियत संघ के विघटन के कारण कई थे। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या कारण थे, लेकिन मेन कारण इसमें क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो वहाँ के साम्यवादी दल के नेता थे और उन्होंने 1980 के दशक में एक फैसला लिया। उन्होंने अपने सोवियत गणराज्य के लिए लोकतांत्रिकरण, यानी राजनीतिक सुधार के लिए लोकतांत्रिकरण को अपनाया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतने को मिला भी, और भुगतना भी पड़ा कि सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। कब? 25 दिसंबर 1991 को। अब सोवियत संघ जब विघटन हुआ तो 15 टुकड़े में बच गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। तो रूस, जब सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बटा तो कौन कौन कंट्री में बटा? तो रूस, पहला नंबर रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा बेलारूस, चौथा जॉर्जिया, पांचवा अजरबैजान, फिर छठा एस्टोनिया, सातवां लातविया, उसके बाद आर्मेनिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, लिथुआनिया, मोल्डाविया, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, काजाकिस्तान, यानी 15 कंट्री में ये सोवियत संघ जब टूटा तो 15 टुकड़े में विभाजित हो गया। फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में कि सोवियत संघ के बिखरने का क्या कारण था, शॉक थेरेपी क्या था, ठीक है, और सोवियत संघ जब बिखरा तो क्या क्या चीज़ें बदलाव देखने को मिला, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक लिए देखिए, दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।